आप लोगों को प्रश्नावली 1.2 पिछले वीडियो में बताई थी। मुझे आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और उसको लगाइए और एक कॉपी बना लीजिए और उसमें पूरा क्रमबद्ध तरीके से लगाते जाइए और मुझे भेजिए। जो लगा रहे हो उसको ग्रुप में भेजिए कि हाँ मैंने ये लगा। अगर कोई सवाल नहीं समझ में आता है तो उसको भेजिए, मैं दोबारा समझाऊंगा। अब मैं आगे आप लोगों को प्रश्नावली 1.3 बता रहा हूँ। देखिए प्रश्नावली 1.3 का पहला सवाल देखो। पहला सवाल है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए, सिर्फ यही पूरे चैप्टर में इसी तरह के सवाल हैं, इसको समझिए। समझ में आ जाएगा तो सब आगे सवाल भी आप लोगों को समझ में आ जाएंगे। बस इसमें मानना है, उसको सिद्ध कर देना उसके विपरीत। देखिए, अब मानते हैं पहले कि अगर अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो हम √5 को पहले मानेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। माना √5 एक परिमेय संख्या है। आप लोगों को बताया गया था कि अगर परिमेय संख्या है तो क्या होती है परिमेय संख्या? वह संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके, और P और Q क्या हों? पूर्णांक हों और सहअभाज्य हों। मतलब एक दूसरे से ऐसा कोई भी संख्या नहीं होनी चाहिए जो कि एक दूसरे को विभाजित, किसी भी संख्या से दोनों विभाजित हों। तो √5 एक परिमेय संख्या माना तो √5 बराबर क्या हो जाएगा? P/Q। यहाँ लिखा जाएगा, जहाँ कोष्टक में लिखा जाएगा P/Q पूर्णांक हैं तथा Q इज नॉट जीरो। ये आप लोगों को पता है कि P और Q पूर्णांक होंगे और Q जीरो नहीं होगा। साथ ही P व Q सहअभाज्य संख्या, मतलब किसी भी संख्या से दोनों विभाजित नहीं होंगे, ये होता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी तो आगे अब सिद्ध करेंगे। देखिए, अब ये समीकरण जो है, इसको अब इसमें दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग कर दीजिए तो √5 का वर्ग बराबर हो जाएगा P/Q का वर्ग। तो √5 का करेंगे तो √5 गुणे √5 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो P²/Q² दोनों में चढ़ जाएगा। अब तिर्यक गुणा कर दीजिए तो 5Q² बराबर क्या हो जाएगा? P² हो जाएगा। अब ये मान लो समीकरण नंबर 1। अब इसमें क्या लग रहा है, अगर Q² बराबर कर दें तो क्या हो जाएगा? Q² बराबर हो जाएगा P²/5। इसका मतलब है कि P² 5 से विभाजित है। अब यहाँ लिखेंगे, समीकरण 1 से प्रतीत होता है कि P² 5 से विभाजित होता है। अब P² विभाजित होता है तो P भी होगा, अतः P भी 5 से विभाजित होगा, अर्थात 5 P का एक गुणनखंड है। P5 क्या है? 5 P का एक गुणनखंड है, मतलब P में 5 है, क्योंकि 5 P से विभाजित हो रहा है।
अब यहाँ अब एक संख्या मान लेते हैं, माना कोई भी संख्या, माना p बराबर 5c है। 5 तो रहेगा ही, और भी कोई संख्या है हमको पता नहीं है, मान लेते हैं p बराबर 5c है। अब p का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो। p का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में रखोगे p बराबर तो क्या हो जाएगा, q स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5, ये समीकरण 5q स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5c का होल स्क्वायर। अब इसको तोड़ दो, 5q स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25c स्क्वायर। अब q स्क्वायर बराबर निकाल दिया जाए तो यहाँ 25c स्क्वायर बटे 5 नीचे आएगा, 5 और 25, q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 5c स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 2। अब इसको अगर q स्क्वायर बटे 5 कर सकते बराबर c स्क्वायर, जिससे क्या पता चल रहा है, q स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है ना। तो यहाँ लिखा जाएगा समीकरण 2 से स्पष्ट होता है कि q स्क्वायर 5 से विभाजित होता है, अतः q भी 5 से विभाजित होगा। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात 5q का एक गुणनखंड है। इसका मतलब यह हुआ ना, यहाँ पे हम लोगों ने सिद्ध किया था कि 5p का भी गुणनखंड है, 5q का भी गुणनखंड है, जबकि हमने यहाँ माना था कि p और q सहअभाज्य, मतलब सहअभाज्य का मतलब होता है कि ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो दोनों का गुणनखंड हो, मतलब दोनों से विभाजित होती हो। अतः क्या हुआ ये, अतः इससे सिद्ध होता है, अतः इससे यहाँ लिख दो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से सिद्ध होता है कि p व q सहअभाज्य संख्याएं नहीं हैं, सहअभाज्य संख्याएं नहीं हैं, जबकि हमने यहाँ कहा था कि सहअभाज्य हैं। ये गलती क्यों हो रही, क्योंकि हमने माना था √5 एक परमेय संख्या है। चूँकि हमने माना था कि √5 एक परमेय संख्या है, अतः जो कि हमारी मान्यता के विपरीत परिणाम प्राप्त हुए हैं। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। यही सिद्ध करना था, क्योंकि हमने यहाँ माना था कि रूट परमेय है, जब तो ये उल्टा हमारे पास आ गया कि ये सहअभाज्य आ गई, दोनों संख्या सहअभाज्य नहीं है, जबकि सहअभाज्य होना चाहिए था। ये मान्यता के विपरीत है, इसलिए √5 क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। यही सिद्ध करना था, प्रूव्ड। और इसी तरह और भी संख्या हैं, उनको लगाइए, अगर नहीं बनता है तो मैं बताऊंगा। थैंक यू, जय हिंद।